दोस्तों, दिनेश कुमार नाम का एक व्यक्ति दोपहर के समय में एक शरबत की दुकान पर शरबत पी रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस वाला कार से आता है और आने के बाद अपनी कार से उतरकर दिनेश के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही दिनेश पुलिस वालों को देखता है तो वह कहता है कि साहब शरबत पी लीजिए, लेकिन वह जल्दबाजी का बहाना करता है और शरबत पीने से मना कर देता है। इसके बाद जो दिनेश था वह अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है और उस पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। पुलिस वाला उस लिफाफे को लेकर अपनी जेब में रख लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जो व्यक्ति उस दुकान पर शरबत बना रहा था वह आकर उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि साहब शरबत पी लो, मैं बहुत ही अच्छी शरबत बनाता हूं। अब इसके बाद वह पुलिस वाला उससे हाथ छुड़ाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग घेराबंदी कर उस पुलिस वाले को रोक लेते हैं। कौन था वह शरबत वाला और किस वजह से उस पुलिस वाले को लोगों से घेराबंदी करके रोका था, तो आइए जानते हैं कौन था वह पुलिस वाला और कौन था वह शरबत वाला। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको समझा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश जो कि आर्मी का जवान होता है और आर्मी की ड्यूटी करने के बाद उसे रिटायरमेंट मिल चुकी थी। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे छोटे छोटे होते हैं। अब दिनेश की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी। इसके बाद उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तुम किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर दो और तुम्हारा काम जल्द से जल्द हो जाएगा और मेरे हिसाब से और भी कोई सरकारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जो दिनेश था वह जॉब करने के लिए मना कर देता है। वह कहता है कि मैं थक गया हूं। तो वह अपने माता पिता से मना कर देता है, कहता है कि माँ जी, बाबू जी, मैं जॉब नहीं करूंगा। मैंने काफी दिनों तक आर्मी में सेवा दी है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। इस जॉब के चक्कर में ना ही पड़ूं तो अच्छा है। इसके बाद उसके माता पिता उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा चाहते हो तो तुम कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र काफी पड़ी हुई है, तो ऐसे ही घर पर खाली बैठकर क्या करोगे। उसके बाद जो दिनेश होता है वह एक मोबाइल की दुकान खोल लेता है, जिस दुकान पर वह नए और पुराने दोनों तरह के फोन बेचा करता और साथ में सिम भी बेचा करता था। उसके बाद जो दिनेश होता है वह अच्छी तरीके से ग्राहकों को हैंडल किया करता है और उसकी दुकान अच्छी खासी भी चलने लगती है। धीरे धीरे उसको वहां पर काम करते हुए लगभग 2 साल बीत जाता है और इस 2 साल के दौरान उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी थी। अब 2 साल बाद अचानक से एक दिन दिनेश की दुकान पर एक दरोगा आता है और उसे थाने चलने के लिए कहने लगता है। अब जो दिनेश होता है वह इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है और सोच विचार में पड़ जाता है कि आखिरकार मुझे थाने क्यों बुलाया जा रहा है। तो वह उस दरोगा से कह देते हैं कि ठीक है साहब, आप जाइए, मैं आपके वहां पर आ जाऊंगा। उसके बाद दरोगा वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर के बाद जो दिनेश होता है वह अपनी बाइक लेता है दुकान से और सीधा उस थाने में पहुंच जाता है जहां के लिए दरोगा साहब उससे कहकर गए थे। वहां जाने के बाद जो थाने के दरोगा थे वह उससे कुछ इंक्वायरी करते हैं। उसने एक सिम कार्ड बेचा था, जिस सिम कार्ड के जरिए किसी न किसी गुनाह को अंजाम दिया गया था। तो उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं वह उससे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं और दिनेश भी अपनी तरफ से उनको पूरी तरह से तसल्ली कर देता है। अब तसल्ली होने के बाद जो वहां के थानेदार होते हैं वह उसको भेज देते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे से अपना काम करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड उसने खरीदा है तो तुम्हारे यहाँ से सिम कार्ड खरीद कर कोई किसी भी तरह का यूज कर सकता है। इसमें तुम्हें क्या पता कि कौन इसमें सही कर रहा है, कौन क्राइम कर रहा है, या कोई इसे अच्छी तरीके से यूज में लेगा। ऐसा कहकर दिनेश को थानेदार साहब ने छोड़ दिया था और दिनेश दोबारा से अपने दुकान में व्यस्त हो जाता है। लगभग 20 से 25 दिन बीतते हैं
और 20 से 25 दिन बाद एक और पुलिस वाला दिनेश के पास आता है और वहां आकर दिनेश से बातें करने लगता है। बातों बातों में उसको बताता है कि तुम्हारे यहाँ से एक सिम खरीदी गई थी और उस सिम के जरिए एक क्राइम को अंजाम दिया गया है, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी और तुम्हें मेरे साथ दूसरे राज्य चलना होगा। अब इस बात को सुनकर दिनेश थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि 25 दिन पहले वह यहाँ के थाने में गया था और वहां जाने के बाद इस बात की उसने पुष्टि करा दी थी। फिर यह दरोगा साहब मुझे यहाँ से ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो उसके बाद वह दरोगा साहब से बात करता है और बातों बातों में उसको बताता है कि साहब मेरा तो धंधा है, अगर मैं यहाँ से वहां पर गया और इंक्वायरी में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि उस दुकान को चलाने के लिए दिनेश बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था, तो इसी वजह से वह नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से उसे अपने धंधे से दूर रहना पड़े। उसके बाद जो पुलिस वाला होता है वह कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चाहो तो इस इंक्वायरी से बच भी सकते हो। तो दिनेश जो होता है वह कहता है कि साहब कैसे? तो वह पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम्हें इस इंक्वायरी से बचना है तो आपको 1 लाख रुपए देने होंगे, वरना आपको बार बार उस स्टेशन में बुलाया जाएगा और हो सकता है इस दौरान आपका धंधा भी ठप पड़ जाए। क्योंकि पुलिस वाले को पता चल गया था कि यह अपने धंधे को लेकर बड़ा सीरियस है, तो इसी बात का फायदा उठाकर वह 1 लाख रुपए उससे मांगने लगता है। तो इसके बाद दिनेश कहता है कि साहब इस चीज के लिए तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़े टाइम बाद मैं आपको बता दूंगा। तो जो दरोगा साहब होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है और 2 दिन के बाद तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो। दरोगा साहब अपना नंबर दिनेश को देकर गए थे और कहा था कि बस तुम यह बता देना हाँ या ना। इसके बाद दिनेश अपने घर जाता है और घर जाने के बाद आज उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही वह घर पर जाता है तो घर जाने के बाद उसके माता पिता इस चीज को भांप लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा आज ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। तो उसके बाद पहले तो दिनेश उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब वह बार बार पूछते हैं तो वह उन्हें बता देता है। वह पूरी कहानी उन्हें बताता है और कहता है कि यहाँ के थाने में जाकर तो मैं अपने आप को संतुष्ट कराया था, लेकिन वहां से कोई पुलिस वाला आया है और वह कह रहा है कि आपको बार बार हमारे साथ चलना होगा और वहां पर अपना क्लेरिफिकेशन देना होगा, इंक्वायरी तुमसे की जाएगी। अब इस बात को सुनकर उसके माता पिता भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि आखिरकार अब क्या किया जाए। इधर जो दिनेश होता है वह भी गहरी सोच विचार कर रहा था कि आखिरकार इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पूरी रात भर दिनेश बिस्तर पर लेटा हुआ था, इस बात को सोचता रहता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि दिनेश एक आर्मी अफसर था, तो उसने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया था और यहाँ पर उसे दूसरे को रिश्वत देनी पड़ रही है। इसके बाद जैसे सुबह होती है तो सुबह तक दिनेश के दिमाग में एक बात आ गई थी और वह सोच रहा था कि आखिरकार चलो ठीक है, इस काम को भी करके देख लेते हैं। क्योंकि अक्सर उसने सुना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वह इस चीज अप्लाई करना चाहते थे। उसके बाद सुबह सुबह वह उठता है और उठने के बाद अपने पिता को लेकर वहीं के सिटी एसपी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो सिटी एसपी हैं वह तो कहीं किसी काम के लिए गए हैं और उन्हें आने में लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। इसके बाद दिनेश अपने पिता को लेकर ऑफिस के बाहर एक शरबत की दुकान पर बैठ जाता है और वहीं पर दोनों बाप बेटे आपस में बातें करने लगते हैं। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं यहाँ के एसपी साहब से एक बार इसकी शिकायत करके देखता हूँ, शायद हो सकता है हमारी समस्या का समाधान हो जाए, वरना फिर उसको 1 लाख रुपए दे देंगे। अगर मैं बार बार वहां पर गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इस बात को सुनकर उसके पिता भी काफी ज्यादा मायूस थे और वहीं पर बैठकर दोनों बाप बेटे एसपी साहब का वेट करते रहते हैं। अब जैसे ही 2-3 घंटे बीतते हैं, 2-3 घंटे बीतने के बाद एसपी साहब की गाड़ी ऑफिस की तरफ जाने लगती है। एसपी साहब ऑफिस के अंदर चले गए थे तो दिनेश एसपी साहब से मिलने के लिए उस ऑफिस के अंदर जाने के लिए पूछने लगता है। अब एसपी साहब के ऑफिस के बाहर जो पुलिस वाला होता है वह अंदर पूछ कर आता है और पूछने के बाद दिनेश और उसके पिता को अंदर जाने के लिए भेज देता है।
वहां पर जाने के बाद जो दिनेश होता है वह पहले तो एसपी साहब को अपना पूरा परिचय देता है और परिचय देने के बाद अपने साथ घटी हुई पूरी घटना को बताता है। वह बताता है कि साहब, दूसरे स्टेट से कोई पुलिस वाला आया है और वह मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहा है, बार बार इंक्वायरी ना करने के लिए। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर भी घूसखोरी किया करते हैं। उसके बाद एसपी साहब उसको आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी इस बात के लिए इंक्वायरी पहले ही कर ली है। उसके बाद तुम्हें इंक्वायरी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं दिनेश के सामने ही उस दरोगा के पास फोन मिलाते हैं जो वहां के थाने में दरोगा साहब दिनेश की इंक्वायरी कर चुका था। अब जैसे ही वह उससे बात करते हैं तो बात करने के बाद उसे पूरे मामले के बारे में पता चल जाती है। तो वह दरोगा से कहते हैं कि इस मामले में इससे ज्यादा इनकी इंक्वायरी तो नहीं होगी। तो दरोगा साहब कहते हैं कि साहब, मैंने इनको बोल दिया है कि इसके आगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने तो सिम बेची थी, आपके सिम को कोई किस तरीके से यूज करेगा आपको थोड़ी ना मालूम है इस बात के बारे में। तो इस बात को सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वह थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उनके थाने के दरोगा इस मामले में संलिप्त नहीं थे। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, उसको बुलाओ, अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वरना हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो दिनेश होता है वह एसपी साहब से पूछने लगता है कि ठीक है साहब, लेकिन आप उसे रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, उस चीज को तुम हम पर छोड़ दो, हम अपने आप उसे पकड़ लेंगे। तुम केवल उससे मिलने के लिए जगह पूछो कि वह कहाँ तुमसे मिलना चाहता है, क्योंकि वह हमारी सिटी है और यहाँ पर हमारी ही चलेगी। उसके बाद जो दिनेश होता है उस दरोगा के पास फोन मिलाता है और फोन मिलाने के बाद उससे कहने लगता है कि साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और बताइए आप मुझसे कहाँ मिलोगे। यह कोड वर्ड था, क्योंकि उस टाइम पर ही उस दरोगा ने बता दिया था कि जब तुम्हें अपना काम करना हो तो उसके बाद केवल यह बता देना कि तुम्हें मिलना है और कहाँ मिलना है, यह चीज मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद जो दरोगा होता है उससे सिटी के अंदर शरबत की एक दुकान बताता है और कहता है कि कल सुबह या दोपहर में तुम मुझसे वहीं पर मिलना और वहीं पर तुमसे मिल लूंगा। ऐसा कहने के बाद दरोगा साहब ने फोन काट दिया था। इधर जो एसपी साहब होते हैं उनको भी पता चल गया था कि कल उस दुकान के ऊपर या उससे पैसे लेने वाला है, तो वहीं पर यह छापेमारी करनी होगी। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं दूसरे दिन सुबह सुबह ही उस दुकान के मालिक को जाकर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको एक कमरे में अलग से बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि थोड़ी देर इंक्वायरी है और उसके बाद तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो कहने लगता है कि साहब, मेरी तो छोटी सी शरबत की दुकान है और इसी से मेरे बच्चों का गुजारा हुआ करता है। तो एसपी साहब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जितना भी नुकसान होगा उतना पैसा तुम्हें दे दिया जाएगा और तुम केवल चुपचाप इस कमरे के अंदर बैठे रहो। उन्होंने शरबत वाले का फोन भी ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दरोगा से मिला हुआ हो और यह उसको खबर दे, इसी वजह से उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और खुद से एक शरबत वाले का भेष बनाया था। और एसपी साहब के साथ जितनी भी टीमें थी उन सभी को साधारण कपड़ों में इधर उधर ऐसे ही कामों में लगा दिया गया था। कुछ एसपी साहब की टीम के आदमी वहीं पर बैठकर शरबत भी पी रहे थे और एसपी साहब खुद सर पर गमछा बांधकर शरबत बना रहे थे और वहां पर शरबत बेचने का काम कर रहे थे। दिनेश ने भी वहीं पर एक शरबत का गिलास लेकर बैठा हुआ था। अब कुछ ग्राहक आते हैं जो शरबत वालों को जाना पहचाना करते थे, तो वह एसपी साहब से पूछते हैं आज वह कहाँ गए। तो वह कह देते हैं कि आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आज इसी वजह से शरबत बनाने के लिए मैं आया हूँ। यानी कि एसपी साहब ने अपना गेटअप इतना चेंज किया था कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था कि वह यहाँ के एसपी साहब हैं। अब थोड़ी देर होती है और थोड़ी देर बाद जो दरोगा 1 लाख का डिमांड कर रहा था लेने के लिए आता है, वह अपनी कार पर बैठकर सीधा वहीं पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वह आता है तो देखता है कि एक शरबत की दुकान पर दिनेश बैठा हुआ है और शरबत पी रहा है।
वह दरोगा अपनी कार से उतरता है और उतरने के बाद दिनेश कुमार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही दिनेश दरोगा साहब को देखता है तो उनसे कहने लगता है कि साहब आकर के शरबत पी लीजिए, बहुत अच्छी शरबत बनाते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे थोड़ी जल्दी है, जिस काम के लिए आया हो उस काम को करो और मुझे जाना है। इसके बाद जो दिनेश होता है वह अपने पास से एक पैकेट निकालता है जिस पैकेट के अंदर 1 लाख रुपए थे और उसे दरोगा साहब के हाथ पर थमा देता है। दरोगा साहब जैसे ही पैकेट को देखते हैं तो सीधा उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जो वह शरबत वाला था वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि साहब शरबत पी लीजिए, मैं बहुत अच्छी शरबत बनाता हूं, आपको जरूर से जरूर पसंद आएगी। अब जैसे ही दरोगा साहब शरबत वाले की तरफ देखते हैं तो उसे थोड़ा सा कुछ शक हो जाता है और वह एकदम से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे शरबत नहीं पीने हैं, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है और बाद में किसी दिन आकर तुम्हारी शरबत पीऊंगा। लेकिन इतनी ही देर में जो भी पुलिस वाले सादा वर्दी में इधर उधर घूम रहे थे उन्होंने चारों तरफ से दरोगा साहब को घेर लिया था और जैसे ही दरोगा साहब की घेराबंदी होती है तो एकदम से उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ तो मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद दरोगा साहब अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किसको घेर रहे हो। वह दिनेश की तरफ घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारी चाल होगी, अपने लोगों से मेरी घेराबंदी करवा रहे हो, अब देखो मैं तुम्हें कैसे चक्कर में फंसाता हूं। इस बात को सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं एकदम से अपना आई कार्ड निकालते हैं और उसके सामने लहराने लगते हैं। अब जैसे ही एसपी साहब का आई कार्ड वह दरोगा देखता है तो एकदम से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, जैसे लगता है उसके सर पर आसमान टूट पड़ता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एकदम से एसपी साहब के पैरों को पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह उनसे माफी मांगने लगता है। अब बाजार के अंदर सभी लोग इस चीज को देख रहे थे कि एक दरोगा जो कि एक शरबत वाले के पैरों पर पकड़कर माफी मांग रहा है। उसके बाद जैसे ही लोग इस बात को संज्ञान में लेते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो शरबत बेच रहा था वह कोई शरबत वाला नहीं था, बल्कि यहाँ के सिटी एसपी हैं जिन्होंने घूसखोर दरोगा को पकड़ने के लिए यह सब कुछ तय कर लिया था। और उसके दौरान इन्होंने उसको पकड़ लिया है तो सभी लोग एसपी साहब की वाहवाही करने लगते हैं और तालियों के साथ उनका स्वागत करने लगते हैं। इतनी ही देर में एसपी साहब की गाड़ी भी वहां पर आ जाती है जिस गाड़ी के अंदर वह उस दरोगा को बैठा ले गए थे और दिनेश कुमार के पैसे उसको वापस लौटा दिए थे। एसपी साहब उस दरोगा के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करते हैं ताकि उसे सबक मिल सके कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए और यह करना कानून अपराध है। चारों तरफ इस बात की गूंज फैल गई थी और इस बात को सुनने के बाद और पुलिस वाले जो घूसखोरी किया करते थे उन सभी को सबक मिलता है। कुछ पुलिस वाले इस खबर को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देती है। जो खुश हो रहे थे वह तो ईमानदार पुलिस वाले थे, लेकिन जो मायूस हो रहे थे इस खबर को सुनने के बाद वह बेईमान पुलिस वाले थे जो कि घूसखोरी किया करते थे, क्योंकि उनका एक साथी पकड़ा गया था तो हो सकता है कल से उनका भी नंबर आ सकता है। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।